सो वेरी वेरी गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे आप लोग। ये मेरा चैनल है हिस्ट्री बाय चंचल सर। और दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शूट किया था और किसी कारणवश मैं कंटिन्यू उसके बाद में कर नहीं पाया, बट फिर मैं एक बार फिर आपके बीच में आया हूँ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सीरीज शुरू करेंगे ताकि हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पाएँ। तो बहुत कुछ हम कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम चंचल अग्रवाल है और मैं अनअकैडमी के टीईटी ब्रांच में क्लास करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्न के साथ में। हमारा प्रश्न क्या रहेगा? देखिए, आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी। आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 को ज़रूर पढ़ा होगा। उस चैप्टर 5 का क्या नाम है? क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्र। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए हम सारे सवाल करेंगे और सारे जवाब फटाफट देखेंगे। पहला सवाल देखिए, बोर्ड पर ये रहा। पहला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना लर्नर्स? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेद क्या पूछ रहा है कि वेद संख्या में हैं। ठीक है, वेद संख्या में कितने हैं? 4 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद कितने हैं, सर वेद हैं 4। फिर पूछ रहा है कि इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में कौन सा है? वो ऋग्वेद है, वो सामवेद है, वो यजुर्वेद है, वो अथर्ववेद है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वेद कितने हैं तो क्या बोलोगे? वेद 4 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, वहीं पर अथर्ववेद सबसे नया है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, नया वेद अथर्ववेद। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि वेद का मतलब क्या होता है तो क्या बोलोगे? सर वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान या फिर नॉलेज होता है। ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा लर्नर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, हाँ क्वेश्चन देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियों को या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था और ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, क्या देखना है हमको कि कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है। सी कह रहा है कि 2 और 3 सही है और डी कह रहा है कि 1 2 3 सही है। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो तो सीटेट की खास बात क्या है या कोई भी एग्जाम की खास बात क्या है? जब भी ऑप्शन में इस तरह का विकल्प मिले, ऑप्शन में सभी लिखा मिले, एकमात्र लिखा मिले या फिर आपको केवल लिखा मिले, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो सामान्यतः गलत होते हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा तीसरा का मतलब क्या हो गया? सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने नहीं की है। कुछ मंत्रों की रचना महिलाओं द्वारा की गई, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपा, मुद्रा। ऐसी महिलाओं की चर्चा भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? प्राक संस्कृत में या फिर वैदिक संस्कृत में हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये संस्कृत का सबसे पुराना वर्जन है। और तीसरी बात यह है कि चूंकि ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था, इसलिए ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और उसका श्रवण किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की रचना हुई है। क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि ऋग्वेद की रचना हुई है 3500 साल पहले, 2500 साल पहले, 1500 साल पहले या फिर 1800 साल पहले। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद की रचना कब हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है 3500 साल पहले। क्या जवाब होगा? 3500 साल पहले मतलब क्या हो गया? ए जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी बैठ के पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं 1000 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा, 1800 से ज्यादा या 2000 से ज्यादा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़िए तो एनसीईआरटी की हूबहू यही लाइन है कि ऋग्वेद में प्रार्थना है कितनी ज्यादा? 1000 से ज्यादा। 1000 से ज्यादा ही प्रार्थनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थना है जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज्यादा है, और ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद भी है,
अब पूछ रहा है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है। श्लोक कहते हैं उनको, हम सूक्त कहते हैं, मंत्र कहते हैं, स्तुति कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़िए तो सर आपको जानने को मिलेगा कि ऋग्वेद में जितने भी मंत्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सूक्त। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के मंत्रों को हम सूक्त कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि सूक्त का मतलब क्या होता है। ये सब सीटेट में और टेट एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है। सीटेट में तो कितनी बार, टेट एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि सूक्त का मतलब क्या होता है। उच्चारण होता है, उद्गाता होता है, अच्छी तरीके से बोला गया होता है, अच्छी तरीके से गाया गया होता है। देखिए सूक्त का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सूक्त का मतलब जो है वो है अच्छी तरीके से बोला गया। क्योंकि मैंने बताया था कि ऋग्वेद जो है या वेद जितने भी हैं वो शुरुआती लम्हों में लिखे नहीं गए थे। इसीलिए चूंकि हर बात को लिखा नहीं गया, इसलिए साफ साफ बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर बातें लिखी नहीं जा रही हैं और हम अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें साफ साफ बोलना पड़ेगा ताकि हमारा मैसेज आप तक बिल्कुल साफ साफ तरीके से पहुंचे। इसीलिए जवाब क्या होगा, सी जवाब होगा कि सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ऋग्वेद की भाषा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है लर्नर्स, क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की भाषा है कौन सी, संस्कृत है, तमिल है, हिंदी है, प्राक संस्कृत है। अभी मैंने बताया था, एक बड़ा क्वेश्चन करवाया था कि अब ऑप्शन में आपको संस्कृत भी मिल रहा है, ऑप्शन में आपको प्राक संस्कृत भी मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, जो पहले की संस्कृत थी वो आज की संस्कृत से काफी डिफरेंट थी, इसीलिए ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, प्राक संस्कृत है। इसी को हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम प्राक संस्कृत भी कहते हैं, इसे हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। ठीक है, डी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो संस्कृत है, असमिया है, ठीक है, असामी भाषा है, संस्कृत है, असामी भाषा है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, ये किस भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से है, ये अंग्रेजी भाषा परिवार से है, ये देवनागरी भाषा परिवार से है, या फिर ये भरोपीय भाषा परिवार संबंधित है। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, एनसीईआरटी पर ध्यान दें तो लिखा हुआ है कि जो भरोपीय है, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का ही समूह है। संस्कृत, असमिया, गुजराती, ये तमाम भाषा इसी का समूह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल यह पूछ रहा है कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश किस भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय भाषा परिवार से, लैटिन भाषा परिवार से, भरोपीय भाषा परिवार से, या रोमन भाषा परिवार से। ध्यान रखिएगा, अगर आप बात करो जैसे आपने असमी है, उसके बाद में गुजराती है, सिंधी है, ये जहाँ पे ये भरोपीय भाषा परिवार के हैं, वहीं पर अंग्रेजी, जर्मनी, आपकी जर्मन जितनी भाषा है ये भी इसी परिवार का समूह का हिस्सा है, भरोपीय भाषा परिवार। दैट इज सी आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, चिंता मत कीजिए, है ना। एनसीईआरटी पढ़ते जाइए और आपको राइट आंसर मिलता चला जाएगा। सीटेट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें एनसीईआरटी फोकस करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा कि हमारे पूर्व उत्तर प्रदेशों में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। तिब्बत बर्मा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, भरोपीय भाषा परिवार, या फिर सभी। ध्यान रखिएगा, जवाब क्या होगा, जवाब होगा तिब्बत बर्मा परिवार। तिब्बत बर्मा परिवार जो होगा ये, ठीक है, तिब्बत बर्मा परिवार जो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो हल्की सी पसंद आती है तो एक बटन दबा दीजिएगा, वो है लाइक वाला, ये आवश्यक है, बटन दबा दीजिएगा। और आपको जो भी अच्छा लगे या जो भी आपकी बात हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, हम लोग आपको कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं लाइव क्लासेस आपके लिए कंडक्ट कर सकूं। क्योंकि जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उसमें एक यूट्यूब में अब नई शर्त लगा दी है कि कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे तभी जाके आप लाइव क्लासेस ले पाओगे। तो थोड़ा सा मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि ऐसा हो जाए ताकि मैं लाइव क्लासेस आपके लिए अटेंड कर सकूं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लर्नर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, तमिल है,
तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है या फिर सभी है। जब भी आप द्रविड़ भाषा परिवार की बात कीजिए, द्रविड़ भाषा परिवार मतलब होता है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में तमिल भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं, मलयालम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, सभी होगा, ध्यान रखिएगा। तमिल जो है तमिलनाडु में बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, कर्नाटका में आपके कन्नड़ बोलते हैं और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है और वो सब जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, झारखंड। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल पूछ रहा है कि झारखंड और मध्य भारत। मध्य भारत का मतलब होता है आपका मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर कौन सी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, वो है द्रविड़ भाषा परिवार, वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्या नाम है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तीसरा है भरोपीय भाषा परिवार और चौथा है रोमन भाषा परिवार। ध्यान रखिएगा, जवाब क्या होगा, जवाब होने वाला है पहला, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं जो हैं वो झारखंड और मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। दैट इज बी आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा थोड़ा सा आप, अगला सवाल, ठीक है, वो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त, सूक्त का मतलब क्या होता है, सूक्त का मतलब होता है आपका मंत्र, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं साफ साफ बोला गया। ठीक है, जो ऋग्वेद के सूत्र हैं या सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप का मतलब होता है कन्वर्सेशन के रूप में है। अब ये वार्तालाप है किसके किसके बीच में, विश्वामित्र व्यास और सिंधु नदी के बीच में, विश्वामित्र सतलज और सिंधु नदी के बीच में, विश्वामित्र व्यास और सतलज नदी के बीच में, इनमें से कोई नहीं। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, इवन आपने अगर पिक्चर को भी सॉल्व किया है, पिक्चर एनसीईआरटी में क्लास 6 की एनसीईआरटी को जब पलटिएगा पन्ना तो आपको पिक्चर भी मिलेगी। ध्यान रखिएगा, वहां पर साफ साफ लिखा है कि विश्वामित्र जो हैं वो व्यास नदी और सतलज नदी से क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। दैट इज सी आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, सी उत्तर होगा कि जो विश्वामित्र हैं जिन्होंने ऋग्वेद के तीसरे मंत्र की रचना भी की है ना, गायत्री मंत्र की रचना भी की है विश्वामित्र जी ने, वही कहते हैं कि भाई व्यास और सतलज से आपस में वो बात भी करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा कि एक ऋग्वेद की पांडुलिपि मिली है। ठीक है, जब एनसीईआरटी पढ़िएगा कि ऋग्वेद की एक पांडुलिपि 150 साल पहले मिली है, वो कहाँ से मिली है, पुणे से मिली है, गुजरात से मिली है, कश्मीर से मिली है, तमिलनाडु से मिली है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि ऋग्वेद की एक पांडुलिपि 150 साल पहले हमें कश्मीर से मिली है। कहाँ से मिली है, कश्मीर से मिली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कश्मीर से मिली हुई है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, माफी चाहूंगा मैं हल्का सा। एक मिनट सर, पूछ रहा है कि 150 साल पहले जो पांडुलिपि मिली थी आपको कश्मीर से, 150 साल पहले जो पांडुलिपि मिली थी वो उसको कहाँ पे कंजर्व किया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में, पुणे विश्वविद्यालय में, लखनऊ पुस्तकालय में या फिर कश्मीर पुस्तकालय में। ध्यान रखिएगा कि दिल्ली से जो आपको पांडुलिपि मिली है उसे कहाँ कंजर्व किया गया है, वो उसको कंजर्व किया है पुणे पुस्तकालय में, पुणे पुस्तकालय में कंजर्व किया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। एक नया मैंने ग्रुप बनाया है 878174091182। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि आप ऐड हो जाओ ग्रुप में। ठीक है, 8174091182। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, मैं साइट पे जाता हूँ, देख लीजिए आप लोग 8174091182। और अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो आप जो है इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके 10% तक फीस डिस्काउंट पा सकते हो। ठीक है, बाकी आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं। जब आप ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़िएगा दोस्तों तो ऋग्वैदिक काल में कई सारी इंस्टीट्यूशंस, कई सारी संस्थाओं की चर्चा देखने को मिलती है, जैसे कि सभा है, धम्म है, संसद है या फिर सभी है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऋग्वैदिक कालीन संस्थाओं की बात करिएगा ऋग्वेद काल में तो आपको
ये वर्ड ज़रूर मिलेगा, सभा। सभा है, समिति है। सभा जो है वो बूढ़े लोगों की संगठन होता था, समिति जो है आम लोगों का संगठन होता था, ठीक है। सभा, समिति है, विदत है, इस तरह के तमाम इंस्टीट्यूशंस के नाम आपको देखने को लर्नर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में माफी चाहूंगा, हाँ, ऋग्वैदिक काल में जनता या समुदाय के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता था? जन शब्द इस्तेमाल होता था, भरत शब्द इस्तेमाल होता था, विश्व शब्द इस्तेमाल होता था, या डी कह रहा है कि ए और बी दोनों इस्तेमाल होता है। अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में जनता और समुदाय के लिए जन और विश्व दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है, दैट इज ए और बी। मतलब क्या होगा? डी आंसर होगा। ए और बी दोनों सही हैं। समझ में आ गया? ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है कि महापाषाण, एनसीईआरटी में है ना, कि क्या बताती हैं हमें किताबें, क्वेश्चन कर लिए। अब क्या बताती हैं कब्रगाह, तो उस चैप्टर को भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा की शुरुआत हुई 3500 साल पहले शुरू हुआ, 2500 साल पहले शुरू हुआ, 3000 साल पहले शुरू हुआ, या फिर आपका 1500 साल पहले शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा कि महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई है? 3000 साल पहले हुई है। दैट इज सी आंसर होगा कि महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा जो शुरू हुई है वो 3000 साल पहले रही है, 3000 साल पहले, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3000 साल होगा। आइए दो क्वेश्चन और करते हैं पहले हम लोग। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति, एनसीईआरटी पढ़िए ध्यान से, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के क्वाइन और शंख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? वो कुरनूल से प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए हैं। क्वाइन नहीं कह सकते, मन के मतलब होता है ऑर्नामेंट्स होता है, मन के मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, ठीक है। एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कुरनूल से, ब्रह्मगिरी से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से। ध्यान रखिएगा वो जगह है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पड़ता है? ब्रह्मगिरी जो है वो आपके कर्नाटका स्टेट में है। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मगिरी जो है वो आपके कर्नाटका स्टेट में स्थित है। कर्नाटका स्थित पूछ सकता है कि ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटका, क्योंकि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आप किसी भी एग्जाम में जाइए, हर एग्जाम में एनसीईआरटी आपसे पूछ ही लेता है, ठीक है, फैक्चुअल चीजें पूछ ही लेता है। एक सवाल और करेंगे आज के लिए, है ना। पूछ रहा है कि भीमा की जो सहायक नदी है घोड़, ध्यान रखिएगा कि भीमा की एक सहायक नदी का नाम क्या है? सर भीमा एक नदी का नाम है, भीमा एक मेन रिवर है साउथ में, उस भीमा की सहायक नदी का नाम क्या है? घोड़। तो भीमा की सहायक नदी घोड़ किनारे बसा हुआ कौन सा है? राखीगढ़ी, लोथल, हड़प्पा, इनाम गांव। ध्यान रखिएगा कि भीमा की सहायक नदी घोड़ किनारे जो बसा हुआ है वो है इनाम गांव। और इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे जो राज्य बसा हुआ है, उस राज्य का वो जो इनाम गांव बसा हुआ है वो भारत के किस राज्य में बसा हुआ है, मुझे बताइएगा। 2-3 सवालों के प्रश्न मुझे और बताइएगा कि लोथल भारत के किस राज्य में है। फिर मुझे बताइएगा कि हड़प्पा किस नदी किनारे पर स्थित है। और राखीगढ़ी ठीक है किस राज्य में स्थित है। मेरे 3 सवाल हैं कि लोथल किस राज्य में है, राखीगढ़ी किस जगह पर है, और हड़प्पा किस नदी किनारे पर स्थित है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, और जो भी मुझे कमेंट्स मिलेंगे उन सब का मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो मैं आप सबके नाम अनाउंस करूंगा जिन्होंने भी कमेंट में अपने जो विचार है, मतलब ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। बाकी अगर आपको जुड़ना है मुझसे, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप जो है मुझसे इस नंबर पे जुड़ सकते हो। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा 8174-091182, दिस इज माई नंबर। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस मैं और भी करवाऊंगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे, जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उतनी बार आपका जो परफेक्शन लेवल है बहुत आगे जाएगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पे, आपके स्टेटस पे लगा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे व्यूज़ बढ़ें,
जब तक व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, लाइक नहीं बढ़ेगा, कमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक चीज़ें आगे हम जा नहीं पाएंगे। तो आप हमको आगे लेके जा सकते हैं, तो एक बार कोशिश कर लीजिए, शायद हम लोग आगे पहुंच जाएं। ठीक है, तो होपफुली हम लोग अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू, बाय बाय।